साथियों नमस्कार। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। देखिए साथियों, हम यहाँ पर इस चैनल पर हमारे चैनल पर जो पुरुषार्थ नाम से मतलब पुरुषार्थ मतलब परिश्रम या जो कहे तो उस पर हम जो प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पुराने पेपर है और कई महत्वपूर्ण जो कोचिंग्स है उनके नोट्स जो पीडीएफ है, हमारे बनाए हुए नोट्स है, सभी से प्रयास कर रहे हैं आपके लिए अच्छी कक्षा लाने का और अच्छे प्रश्न लाने का। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों ये कलाम कोचिंग के ये नोट्स है, उसमें राजस्थान का इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है रीट का मेन सिलेबस आ चुका है और उसमें राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पोर्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रश्न है, लगभग 70% राजस्थान जीके। तो आप ज़रूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान देखिए संस्थापक है गोविंदराज, फिर है वाल्हण, प्रहलाद, वीर नारायण, वाघभट, जय सीमा और सबसे प्रसिद्ध हमीरदेव चौहान। तो साथियों ये याद कीजिए क्योंकि हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए। जैसे आपको पता है वीडियो में सवाल आया था कि मेवाड़ के जो शासक थे उनके नाम दिए गए थे और जो वो भी इतने प्रसिद्ध शासक नहीं थे और उनको क्रम से जमाने का कहा गया था। तो ऐसे प्रश्न आप आ सकता है। तो देखिए रणथंभौर में सबसे पहले गोविंदराज थे, फिर वाल्हण, फिर प्रहलाद, वीर नारायण, वाघभट और जयसिंह और फिर हमीरदेव चौहान। चलिए आगे देखते हैं। हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ते। दिग्विजय की नीति। उत्तर पश्चिम के राजपूत राज्यों को पराजित किया, भीमरस के अर्जुन को पराजित किया और मांडलगढ़ के से कर वसूला। भीमरस के अर्जुन को पराजित किया, परमार भोज को पराजित किया और देखिए मांडलगढ़ से इन्होंने कर वसूला था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस ऐसा भी आ सकता है किसने मांडलगढ़ से भीमरस के अर्जुन के पराजित कर मांडलगढ़ से कर हमीरदेव चौहान ने परमार भोज को पराजित किया। और आगे देखते हैं 1228 में कोटिजन, ये सवाल जरूर आता है। 1288 में कोटिजन यज्ञ का आयोजन किया। पुरोहित विश्वरूप, ये सवाल साथियों हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा था। 1228 में कोटिजन यज्ञ किया था, उसका पुरोहित कौन थे उसके? तो विश्वरूप उसके पुरोहित थे। आगे देखते हैं खिलजियों के साथ संघर्ष। रणथंभौर की कुंजी दिल्ली, जलालुद्दीन खिलजी 1290। और ये देखिए रणथंभौर की कुंजी झायन का जो दुर्ग है उसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, झायन का दुर्ग रणथंभौर की कुंजी। दुर्ग रक्षक गुरुदास सैनी वीर गति को प्राप्त। ये देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में ये संघर्ष किया और रणथंभौर पर आक्रमण, और इस समय देखिए गुरुदास सैनी जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। जलालुद्दीन ने क्या कहा? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। जब जीत नहीं पाए तो जलालुद्दीन जब जीत नहीं पाया इस रणथंभौर दुर्ग को, तो ऐसा कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। और इस प्रकार हमीरदेव चौहान ने अपनी वीरता का महान परिचय दिया। तो देखिए एक तो आप इसमें याद कीजिए कि उस समय दुर्ग का रक्षक कौन था? गुरुदास सैनी थे दुर्ग के रक्षक। और वीर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के लिए कहा? तो ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। अब आगे देखिए जलालुद्दीन खिलजी की असफलता का, सैन्य असफलता का पता निम्न से मिलता है। बर्नी के तारिक फिरोजशाही और अमीर खुसरो की मिफ्ता उल फतह। तो साथियों ये प्रश्न जरूर आ सकता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि किस साक्ष्यों से पता चलता है कि जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर में पराजित हुआ? तो इसका एक तो बर्नी की तारिक ए फिरोजशाही और एक अमीर खुसरो की मिफ्ता उल फतह। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। तो और उसी ने जलालुद्दीन को रात के वक्त मार दिया था। तो अभी देखते हैं रणथंभौर के अभियान के क्या कारण है। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय के विद्रोही मोहम्मद शाह तक कैब्रू को हमीरदेव ने शरण दी थी। तो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जो गुजरात विजय के जो विद्रोही थे मोहम्मद शाह तथा कैब्रू को हमीरदेव चौहान ने शरण दी थी। हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। बर्नी के अनुसार अमीर द्वारा राज कर देना बंद कर दिया जाता थे।
मोहम्मद शाह को अमीर ने जागना की जागीर प्रदान की। तो मोहम्मद शाह जो उसका विद्रोही था, जो कैबरू और दोनों ये वहाँ से भाग कर आए थे अलाउद्दीन खिलजी के पास से, तो अमीर देव ने उनको शरण दे दी। जो आपको साथ वो आपको दुआ याद होगा, तिल चढ़े तिरिया हट न चढ़े दो बार, अमीर हट न चढ़े, मतलब इतने अमीर हटी थे। तो इस कारण उन्होंने कहा कि अब शरण में आया तो उसको मैं आगे शरण की रक्षा, शरणागत की रक्षा करूंगा। आगे देखिए घटनाक्रम 1299 देखिए, उलुग खां मोहम्मद शाह, देखिए मोहम्मद शाह को अमीर ने की ये जागीर प्रदान की गई थी। अब देखिए घटनाक्रम 1299, उलुग खां प्लस नुसरत खां प्लस अल्प खां ने जहीन पर आक्रमण किया, जहीन पर अधिकार किया। अमीर देव मुनिव्रत में व्यस्त, अमीर देव द्वारा भीम सिंह व धर्म सिंह को सैन्य अभियान में भेजा गया। किसको भेजा गया? अमीर देव द्वारा उनको भीम सिंह व धर्म सिंह को। आगे देखते हैं, सफलता अर्जित करने पश्चात खिलजी सेना को पीछे हटना, अलप खां द्वारा बात पीछे आक्रमण करना जिससे भीम सिंह की मृत्यु हो गई। घात लगाकर इन्होंने आक्रमण किया, भीम सिंह की मृत्यु हो गई। और धर्म सिंह को सफेद सेना नायक नियुक्त किया था। दो थे, ये ध्यान रखें, भीम सिंह और धर्म सिंह। सैन्य अभियान उलगू खां नुसरत खां के नेतृत्व में, नुसरत खां की मृत्यु, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नेतृत्व, इनके साथ अमीर खुसरो भी आए। अब देखिए रणमल रतिमल को अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया। सबसे बड़ी बात यही थी साथियों, रणमल और रतिमल को अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया था। सुरजन शाह नामक अधिकारी भी अलाउद्दीन से मिल जाता है। तो तीन देखिए याद रखिए, रणमल और रतिपाल और फिर ये सुरजन शाह, ये तीन है वो वहाँ जाकर मिल जाते। 11 जुलाई 1801 को अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हुए। रानी रंग देवी द्वारा जौहर किया गया। तो रानी रंग देवी का नाम याद रखिएगा, रानी रंग देवी, ये राजस्थान का पहला शाखा कहलाता है और ये जल जौहर था। सबसे बड़ी बात जल जौहर था। साथियों एक बात याद रखिए कि इसमें अलग अलग विवरण मिलता है। अगर आप विकिपीडिया पे जाके देखें तो वहाँ पर ऐसे भी कथा मिलती है कि अमीरदेव चौहान और ये जीत गए थे, और जब देखा कि वो शत्रुओं के झंडे लेकर ही, मतलब सैनिक इतने खुश हुए कि उनके जो झंडे थे शत्रु पक्ष के अलाउद्दीन के, वो झंडे लेकर वो हवा में फहराने लगे, फेंकने लगे। तो इस प्रकार से जब वहाँ महल से देखा गया तो वहाँ जानकारी ये पहुँची कि क्योंकि उनके झंडे फहरा रहे थे, तो फिर वहाँ जौहर कर दिया और फिर अमीरदेव ने भी खुद को भगवान शिव के सामने अर्पित कर दिया। ये भी स्टोरी थी, परंतु ये भी है कि वीरगति को प्राप्त होकर फिर जल जौहर हुआ। उलुग खां रणथंभौर का जो था वो प्रशासक नियुक्त किया, याद रखिएगा, उलुग खां रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया गया। अमीर खुसरो ख्वाजून उल फतह तारिक अनाई में आज कुफ्र खां का इस्लाम, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अमीर खुसरो ने किसके लिए कहा था? ये अमीरदेव चौहान के लिए। ख्वाजीन उल फतह में कहा, याद रखिए पुस्तक का नाम ख्वाजीन उल फतह, ख्वाजाइन उल फतह। तारिक अलई में कहा आज कुफ्र का एक गढ़ इस्लाम घर हो गया। कुफ्र का एक गढ़ है जो गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये अमीरदेव चौहान के लिए कहा गया था। आगे देखते हैं, अमीरदेव चौहान का सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी? 32 खंभों की छतरी, इसे न्याय की छतरी कहता है। अमीरदेव चौहान ने पिता के शासनकाल 32 वर्षीय शासनकाल में उपलक्ष्य 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। 32 खंभों की छतरी का निर्माण पिता के शासनकाल के लिए करवाया और इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। अब देखिए हमीर महल, हमीर कचहरी, पुस्तक देखिए, पुस्तक श्रृंगारहार नामक पुस्तक अमीरदेव द्वारा लिखी गई। विजा दिव्य नामक कवि इनके दरबार में निवास करते थे। गुरु राघव देव अमीरदेव के गुरु थे। तो याद रखिएगा साथियों, तीन महत्वपूर्ण, एक तो पुस्तक अमीरदेव चौहान ने कौन सी लिखी? श्रृंगारहार। एक जो है विजा दिव्य नामक कवि ने इनके दरबार में निवास करते थे। विजा दिव्य, ध्यान रखिएगा, विजा दिव्य। गुरु राघव देव हमीरदेव के गुरु थे। गुरु राघव देव हमीरदेव के गुरु थे। आगे देखते हैं, हमीरदेव के जीवन से संबंधित पुस्तकें देखिए। हमीर बंधन, अमृत कैलाश, ध्यान रखिएगा। हमीरदेव से जीवन से जो पुस्तक है, एक तो है हमीर बंधन जो अमृत कैलाश ने लिखी। हमीर हट, ज़्यादातर ये प्रश्न आता है, चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी।
अमीर रछाड़ा राजरूप, अमीरायण बाहुन व्यास और अमीर रासो जोधराज महेश या सारंगधर। तो साथियों ये पुस्तक है, आप याद कीजिएगा। हम आपको एक और वापस बता देते, अमीर बंधन है वो कैलाश अमृत ने लिखी, अमृत कैलाश ने लिखी। अमीर हट है वो चंद्रशेखर सूर्य ने लिखी। अमीर माँ काव्य नयन चंद्र सूर्य ने लिखी। अमीर ये रछाड़ा ये राजरूप ने लिखी। अमीर रायण बाहुन व्यास ने लिखी और अमीर रासो जोधराज महेश व सारंगधर ने लिखी। आगे देखते साथियों, प्रमुख अजमेर के चौहान के प्रमुख शाखाएं देखते। लाट के चौहान, सप्तपुर के चौहान, सबलीपुर के चौहान, प्रतापगढ़ के चौहान, रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, सिरोही और हाड़ौती के चौहान। अब देखिए चौहानों की उत्पत्ति के बारे में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चौहानों की उत्पत्ति, पृथ्वीराज रासो की उत्पत्ति के जो स्रोत है कि किस पुस्तकों से जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक है छंदबरदी। हमीर रासो के लेखक है जोधराज महेश और सारंगधर। कायम खा रासो जान कवि नियामत खा, ध्यान रखिएगा ये कायम खा रासो जान कवि नियामत खा। बिसल देव रासो नरपति नालह। पृथ्वीराज विजय जयन अकपट। ललित विग्रहराज सोमदेव। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ। अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। कानरदेव प्रबंध पद्मनाभ और अमीरायण बाहुन व्यास। इनसे सबसे साथियों हमें जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, और भी है, ये देखिए और भी किताब है। अमीर बंधन अमृत कैलाश, अमीर हट चंद्रशेखर, अमीर रछाड़ा राजरूप, श्रृंगार हाव अमीरदेव चौहान जिन्होंने खुद लिखी है, और आदाब उल हर्ब ये अलग है। आदाब उल हर्ब फ़क्र है मुदव्विर, ये ध्यान रखिएगा। आदा एक ऑप्शन ऐसे ही आता है जो अटपटा होता है, बिल्कुल अलग लेन देन नहीं होती है, ऐसा ऑप्शन आता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि चौहान वंश के बारे में आदाब उल हर्ब से भी जानकारी मिलती है और फ़क्र मुदव्विर ने लिखा है। एक ये तारीख फिरोज शाही बर्नी ने लिखी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बर्नी बहुत जाने माने उस समय लेखक था। तारीख फिरोज शाही बर्नी। तबकात नासिरी मीना सुलसिराज, ये भी महत्वपूर्ण है। ताज उल मोहसिर हसन निजामी। मेफ्ता उल फतह अमीर खुसरो और ख्वाजिन उल फतह अमीर खुसरो। ये तूती हिंद, अमीर खुसरो को तूती हिंद कहा जाता है। साथियों बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे नोट्स। अर्ली चौहान डायनेस्टी डॉक्टर दशरथ शर्मा। अर्ली चौहान डायनेस्टी डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये अब देखिए, दिल्ली के शिवालिक के लेख विग्रहराज चतुर्थ। अशोक मौर्य के दिल्ली में टोपरा स्तंभ उत्तीर्ण। बिजोलिया लेख में 1170 में चौहान राजा सोमेश्वर से संबंधित। ये बिजोलिया का लेख है, वो चौहान राजा सोमेश्वर से संबंधित। पार्श्वनाथ मंदिर निर्माता महाणक की छतरी दीवार से, ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ मंदिर के निर्माता महाणक, जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसके निर्माता महाणक थे, उनकी छतरी से दीवार से। अब देखिए, दिगंबर जैनों से संबंधित लेख से रचयिता लेख गुणपद्रव, उनकी उत्कीर्णकर्ता गोविंद। अब आगे देखते हैं, इससे अजमेर चौहानों की जानकारी। वंशावली देखिए, चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। प्राचीन नाम देखिए, दिल्ली का नागदा का नाहगढ़, याद रखिएगा नागहड़। दिल्ली का जो नाम था पूर्व, दिल्ली का नाम था नागदा का नागगढ़। बिजोलिया का विद्यावली, नाडोल का नडुल, भीनमाल का श्रीमाल और जालोर का जाबलीपुर, मांडलगढ़ा मंडुलकर। याद रखिएगा ये नाम, वापस आपको बताना हो तो बता देते एक बार। देखिए, दिल्ली का नागदा का नागहद, बिजोलिया का विद्यावली, यह ध्यान रखिएगा। बाकी तो मिलता जुलता है। नाडोल का नडुल भी, ये भी मिलता जुलता है। भीनमाल का श्रीमाल, जालोर का जबालीपुर और मांडलगढ़ का मंडुलकर। अब देखिए, चौहान कालीन भूमि अनुदान को डोली कहा गया। बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, ये रीट में आया था ना, अग्रहार वाला सवाल, उसी प्रकार का सवाल है। चौहान में भूमि अनुदान को, उसमें भी भूमि अनुदान ही था, ये डोली कहा गया है। गांव समूह इकाई प्रतिगण अधिकार, देखिए गांव समूह को अधिकारी महतर, प्रतिगण अधिकारी परिग्राही। अब देखिए, हर्षनाथ मंदिर प्रस्तुति 973 ईस्वी में हर्ष पर्वत पर शिखर विग्रहराज की उपलब्धियों का प्रकाश। ध्यान रखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। हर्षनाथ मंदिर की जो है प्रस्तुति, वहाँ पर विग्रहराज की
जो उपलब्धियां हैं उनकी लिखा गया है। 973 ईस्वी। आगे देखते हैं चौहान जो वंश है उनकी उत्पत्ति के विभिन्न मत। अग्निकूट सिद्धांत। चंद बरदई पृथ्वीराज के दरबारी। चंद बरदई साथियों, अगर आपको जैसे हम काफ़ी, अब देखिए बहुत ही लंबे नोट्स है, अगर हम ज़्यादा रिपीट करते जाएंगे तो बहुत लंबे वीडियो हो जाएगी, इसलिए अगर आप वापस देखना चाहते हैं तो आप या तो बैक करके वापस देख सकते हैं या फिर वापस वीडियो शुरू कर सकते हैं। पृथ्वीराज के दरबारी। पृथ्वीराज रासो जलन द्वारा पूरा किया गया। पृथ्वीराज रासो जलन द्वारा पूरा किया गया। आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का यज्ञ कुंड से 4 राजकुलों का उद्भव। प्रतिहार, परमाव, सोलंकी व चौहान। तो अग्निकुंड का सिद्धांत देखिए चंद बरदई द्वारा लिखा गया है और पृथ्वीराज रासो में जलन द्वारा उसको पुत्र द्वारा, चंद बरदई के पुत्र का नाम जलन था, उनके द्वारा पूरा किया गया। समर्थन देखिए, अब किसने समर्थन किया इसका, एक तो मुणोत नैन्सी ने किया, सूर्यमल मिश्रण द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, मुणोत नैन्सी और सूर्यमल अग्निवंश का समर्थन किया है, जो अग्नि वंश होने का। अब देखिए सूर्यवंशी क्षत्रिय गौरीशंकर ओझा जी ने सूर्यवंशी। ब्राह्मणों की संतान किसने कहा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा। बिजोय के लेख से जानकारी, कायम खा रासों की जानकारी। ब्राह्मण की संतान डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा जी ने बताया है, और बिजोलिया लेख से इनको कायम खा की जानकारी से। विदेशी मत, तो विदेशियों ने दिए, कर्नल जेम्स टॉड, और एक वो था कोई एक और नाम था साथियों, एक नाम और था कर्नल जेम्स टॉड और विलियम या कुछ नाम था, तो उन्होंने ये विदेशी दिए। ध्यान रखिएगा, विदेशी आए तो विदेशी नाम लिख लीजिए। वैसे भंडारकर ने भी कुछ विदेशी से ही बताए। सांबर के चौहानों का आदि पुरुष संस्थापक वासुदेव चौहान माना जाता है। वासुदेव चौहान ने 551 में सांबर के चौहान राज्यों की नींव डाली तथा अहिच्छत्रपुर को राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा, 551 में सांबर के चौहानों ने अहिच्छत्रपुर, जो नागौर को कहा गया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सांबर झील का वासुदेव चौहान ने कराया। अब देखिए अजमेर के चौहान। संस्थापक वासुदेव के चौहान, राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया। याद रखिएगा, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। किसके अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया। राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर। सपाल दर्श के चौहानों को आदि पुरुष वासुदेव चौहान माना गया है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो चौहानों का इष्ट देव थे। बहुत ही बढ़िया सवाल साथियों, किसने करवाया, याद रखिएगा, ये देखिए गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो चौहानों के इष्ट देव थे। तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुवक ने करवाया। ये देखिए वाकपति राज फर्स्ट महाराज की उपाधि धारण की गई। वाकपति राज फर्स्ट महाराज की उपाधि धारण की। इन्होंने जो वाकपति राज फर्स्ट थे, उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। सिंह राज द्वारा महाधिराज की उपाधि धारण की गई। ध्यान रखिएगा, वाकपति राज द्वारा महाराज ये की उपाधि, ये महाराज अधिराज की उपाधि की गई। साथियों नमस्कार। साथियों, हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं रोज, लेकिन आज कलाम कोचिंग द्वारा जो साथियों राजस्थान की जो सभ्यता है उनसे जोड़े नोट्स है आपके लिए, इनकी जो PDF है वो भी हम आपको ग्रुप में भेज देंगे अगर आप चाहें तो। परंतु आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। ये कलाम कोचिंग द्वारा नोट्स है और राजस्थान सभ्यता वाले नोट्स है। देखिए चलिए शुरू करते, उन्होंने क्या नोट्स बनाए हैं देख लेते हैं। आप भी, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न हो कुछ। साथियों देखिए, राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता के प्रतिनिधि स्थल जो ताम्र है, कालीबंगा हनुमानगढ़, पीलीबंगा हनुमानगढ़, तारखान डेरा हनुमानगढ़ और कर्णापुरा हनुमानगढ़। देखिए आप देख सकते हैं, वेबसाइट क्लियर देख पाएंगे। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। स्थिति है घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित, हनुमानगढ़ जिले में स्थित। तो घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है।
आगे देखते हैं खोजकर्ता कौन है साथियों। तो देखिए खोजकर्ता है, खोज 1952 में हुई है, 1952 में, और अमलानंद घोष इनके खोजकर्ता है। सीधी सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक को एक बताया है, जो है सोदी ग्रामीण संस्कृति को, इसका विकास सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक से बताया है। अमलानंद घोष ने इसका विकास सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक से बताया। उत्खनन 1961 से 69 तक, खोजकर्ता अमलानंद घोष है और उत्खनन कार्य 1961 बीबी लाल व बीके थापर ने कराया। ध्यान रखिएगा कालीबंगा का, बीबी लाल और बीके थापर। एमडी खरे, जगपति जोशी व अन्य। अब अगर पूरा ज़्यादा डिटेल में मांगे तो आप ये बता सकते हैं। बीबी लाल बीके थापर मोस्ट है और एमडी खरे, जगपति जोशी व अन्य। कालक्रम कितना है? 350 से 1750 BC, 2350 और 1750 ईसा पूर्व, कार्बन डेटिंग की पद्धति के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। विशेषताएं क्या देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नगरीय सभ्यता। एक तो नगरीय सभ्यता है, एक ताम्र कांस्य सभ्यता है, संभवतः मात्र सदात्मक व्यवस्था, व्यापार प्रधान सभ्यता और साक्षर सभ्यता। ये साथियों महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। नगरीय सभ्यता है, ताम्र कांस्य सभ्यता है, संभवतः मात्र सदात्मक व्यवस्था है और व्यापार प्रधान और साक्षर सभ्यता है। आगे देखते हैं। इस स्थल को सर्वप्रथम भाषा शास्त्री LP टेस्टोरी ने खोजा एवं इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। ध्यान रखिएगा, नोट देखिए, सबसे पहले ये LP टेस्टोरी ने खोजा व इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। आगे देखते हैं। उत्खनन में प्राप्त सामग्री। अब देखिए सामग्री क्या प्राप्त हुई यहाँ पर। उत्खनन में कालीबंगा के 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया और उत्खनन में क्या सामग्री प्राप्त हुई आप देखिए। 5 स्तरीय उत्खनन से प्राक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। विकसित हड़प्पा 1, 2, 3 और प्राक हड़प्पा 4, 5। ऊपरी 3 स्तरों में विकसित हड़प्पा सभ्यता व निचले 2 स्तरों में प्राक सभ्यता के प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले। तो ध्यान रखिएगा, ऊपरी 3 स्तरों पर तो विकसित हड़प्पा और नीचे प्राक हड़प्पा। आगे देखते हैं, अब ज़्यादा डिटेल में आराम से देखिए। प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती के परकोटे के बाहर से जूते हुए खेत के अवशेष मिले। देखिए एक तो जूते हुए खेत के निशान कालीबंगा में मिले। सबसे महत्वपूर्ण ये बार बार ये सवाल आता है, जूते हुए खेत के, जिसमें हल रेखाओं को एक दूसरे के समकोण पद पर काटते बनाया गया है, जिसमें से एक दोहरी फसल सरसों व चना लिए जाने के संकेत मिलते हैं। तो ध्यान रखिए ये सारे महत्वपूर्ण है। कालीबंगा में कौन सी फसलों के जो अवशेष लगभग मिले हैं? सरसों व चना की ये दोहरी फसलें लेने के संकेत मिले। संभवतः भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से कालीबंगा बस्ती का अंत हुआ, उसके ऊपर विकसित कालीबंगा के दूर की टीले का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं। ये देखिए कालीबंगा की जो खुदाई है वो 3 स्तरों में की गई है। इसमें देखिए ऊपरी 3 स्तरों में विकसित कालीबंगा अवशेष प्राप्त हुए, जो निम्न है। विकसित कालीबंगा में एक सुनियोजित नगर नियोजन प्राप्त हुआ है और 2 टीलों में विभक्त है। ध्यान रखिएगा, सुनियोजित नगर नियोजन। आगे देखते हैं पश्चिमी टीले। इसमें दुर्गकोट गढ़ी के नाम से जाना जाता है, यहाँ संभात वर्ग रहता है। पश्चिमी टीला याद रखिए, हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि पश्चिमी टीला में जैसे कौन लोग रहते थे, कैसे लोग निवास करते थे, तो ये आ सकता है। तो सम्राट लोग जो है थे, इसे दुर्गकोट या गढ़ी के नाम से। पूर्वी टीला इसे नगर टीला कहते हैं और शहर का नाम से घिरा गया है। दुर्ग टीले का प्राक कालीबंगन बस्ती के रूप में बसाया गया है। सुरक्षा दीवार का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया है। ये पूर्वी टीला है, आप देख सकते हैं। ये आगे देखते हैं। ये देखिए इन्होंने चित्र बनाया हुआ है। संभात वर्ग, ये देखिए कुआ, बुर्ज, मिट्टी के बने चबूतरे, परकोटा और ये नगर टीला। पूर्व पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब देखिए गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए थे तथा दक्षिणी द्वार के दोनों तरफ आरक्षक कक्ष बनाए गए। गढ़ी के पूर्व में पश्चिम से दिशा से एक लंबी दीवार द्वारा बांट दिया जाता गया था।
ऐसा उदाहरण सभ्यता के अन्य किसी स्थल से प्राप्त नहीं होता है। आगे देखते हैं। गढ़ी दीवार एवं बुर्ज कच्ची ईंटों से निर्मित किए गए थे। गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी उद्भाग में 5 से 6 कच्ची ईंटों वाले चबूतरे बने हैं, जिसमें जानवरों की जली हुई अस्थियां मिली है, जो इनके किसी बलि प्रथा से संबंध। तो देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। बलि प्रथा का संकेत कहाँ मिला है? ये कालीबंगा में मिला है। बलि प्रथा का संकेत किससे मिला? अस्थियां, जली हुई अस्थियां प्राप्त हुई है। इन चबूतरों पर कुओं तथा यक्ष वेदी तथा दूसरे चबूतरों पर 7 यज्ञ वेदी पंक्तिबंध प्राप्त हुई है। नदी के उत्तर अर्ध भाग से विशिष्ट जनों के आवास थे। आगे देखते हैं। गढ़ी के दक्षिण अर्ध भाग में जाने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां थी। निचला नगर इसे सामान्य जन निवास कहते हैं। कालीबंगा निचले नगर को सुरक्षा दीवार से घेरा गया। आगे देखते हैं भवन निर्माण। कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं, जिसमें ये सभ्यता सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों की अपेक्षा एक गरीब सभ्यता। साथियों देखिए, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए, इसे गरीब सभ्यता भी कहा गया है। अन्य तुलना में गरीब सभ्यता दिखाई देती है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुआं या नालियां स्नानघर में हुआ है। आगे देखते हैं। भवनों के रखवाले, भवनों के दरवाजे गली में खुलते हैं तथा भवनों में से 4-5 कमरे, रसोई घर, स्नान कुएं थे। भवन में एक पल्ले की किवाड़ लगाए जाते हैं। ये चलिए नॉर्मल है सवाल ये तो। कालीबंगा में सार्वजनिक गलियों में अवशेष नहीं मिलते हैं। यहाँ समतल लकड़ी की नालियों का प्रयोग होता। कमरे के फर्श के अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। सड़क व्यवस्था, सभ्यता में समकोण पर काटती हुई सड़कें मिलती है। यहाँ सड़क को पक्का करने के लिए प्रयास दिखते हैं मोहनजोदड़ो की तरह। तो साथियों देखिए, अभी तक हमने पढ़ा, उसमें जूते हुए खेत है, गरीब सभ्यता है, एक जो मामला है आपको पता है जिसमें कहा गया है कि बलि प्रथा का थोड़ा कुछ पता चल रहा है। शवादान, कालीबंगा में कब्रिस्तान गढ़ी के नदी के पश्चिम में स्थित थे। कालीबंगा में 3 प्रकार के शव विसर्जन मिलते। कुल 37 शव विसर्जन मिले हैं। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। अच्छा सवाल साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न। 37 शव विसर्जन मिले, ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के मिले हैं 37, एक तो पूर्ण, आंशिक और दाह संस्कार। अंडकार गड्ढे में इसके कंकाल व मर्द भांड तथा अन्य सामग्री मिली है। आयताकार, इनमें सामग्री में लेकिन अस्थि अवशेष नहीं है। गोल गड्ढे केवल सामग्री है। आगे देखते साथियों। पूर्ण शव विसर्जन में शव को पीठ के बल लिटाया गया तथा इसके सर सिर को उत्तर दिशा में तथा पैर को दक्षिण दिशा में रखा गया है। लेकिन एक उदाहरण ऐसा मिलता है जिसमें शव को पीठ के बल लिखाया तथा सिर को दक्षिण दिशा में रखा। अब इसका क्या कारण हो सकता है साथियों? एक कब्र से प्राप्त शव से शारीरिक दोष का पता चलता है। उसके बाएं हाथ की कलाई की हड्डी दाएं हाथ की हड्डी से छोटी है। तो ये भी सारे महत्वपूर्ण सवाल है कि कहाँ पे प्राप्त शव में शारीरिक जो दोष का है पता चलता है। तो ये कालीबंगा से। एक अस्थि पंजर जलाए जाने का निशान मिलता है। एक कब्र में से तांबे का दर्पण मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कब्र से तांबे का दर्पण कालीबंगा में मिला है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा में एक कब्र से तांबे का दर्पण मिला है। एक बच्चे की खोपड़ी में छेद मिले जिससे कालीबंगा के निवासियों को खोपड़ी की शल्य क्रिया परिचित होने की जानकारी। ये भी अच्छा सवाल साथियों। कालीबंगा में शल्य क्रिया से परिचित, तो ये कालीबंगा है, ध्यान रखिएगा। शल्य क्रिया से परिचित है। अन्य सामग्रियां, कालीबंगा में एक बेलनाकार मोहर मिली है जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता की है। उस मेहर का कालीबंगा से मिलना व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। बहुत अच्छा सवाल। मेसोपोटामिया से मिली है, मेसोपोटामिया सभ्यता की है और इसे जो उनके व्यापारिक संबंध का पता चलता है। एक मोहर मिली है, ऐसा भी आ सकता है कौन सी सभ्यता की थी, सिंधु का भी आ सकता है, किसी भी सभ्यता का लेकर ऑप्शन आ सकता है। आपको मेसोपोटामिया दे। आगे देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। जो गणेश्वर संस्कृति है, स्थिति नीम का थाना शिखर, ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष मिले। कांतली नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल एवं श्री विजय कुमार के निदर्शन। ध्यान रखिएगा साथियों, 1977-78 में गणेश्वर का हुआ उत्खनन और ये रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। अब देखिए प्राप्त सामग्री। गणेश्वर निवासी कृषि पशुपालन व आखेट से संबंधित थे।
यहाँ के मकानों में पत्थर के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं तथा ग्रामीण बस्ती के बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध बनाए जाने के साक्ष्य। अब देखिए साथियों, सवाल ऐसा ही बनता है, पत्थर के बांध बनाए जाने के साक्ष्य कौन से सभ्यता से मिले हैं? तो ये गणेश्वर से मिले, ध्यान रखिएगा। ये ताम्रकालीन संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से बड़ी बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण व ताम्र आयुध प्राप्त हुए, जिन्हें वणाग्र, बर्छे की नोक, छेनियाँ, केशपिन आदि प्राप्त हुए। यहाँ काले व नीले रंग के अलंकृत मध्य भांड प्राप्त हुए। छिल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश, ये देखिए सवाल ऐसे बनता है, छिल्लेदार मिट्टी के बर्तन कहाँ पे मिले? केवल गणेश्वर में, याद रखिएगा, छिल्लेदार मिट्टी के बर्तन। यहाँ से 2800 ईस्वी पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले। और साथियों, ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब की बार रीड मैन परीक्षा होगी, उसमें राजस्थान जीके ज़्यादा आएगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपको अच्छे प्रश्न मिलेंगे और नोट्स भी मिल रहे हैं। जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बैराट कस्बा स्थित है। ये बैराट सभ्यता आ गया है। देखिए, तो गणेश्वर में आपने देखा होगा, एक तो छिछेलदार वो मिट्टी वाला, और एक कोई इंपॉर्टेंट क्या रहा मैं आपको बता देता हूँ। 2800 ईस्वी पूर्व का लग रहा है। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन यहाँ में मिले हैं। और साथियों, एक जो ये वाणाग्रह ये मिले हैं, ये प्रतिनिधि स्थल है और पशुपालन व आखेट के संबंधित थे। और सबसे महत्वपूर्ण, पत्थर के बांध बनाए जाने का अवशेष यहाँ पर मिले। बैराट सभ्यता देखिए, जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में स्थित है। बैराट के आसपास कई टीले मिले, जिनमें बीजक की डुगरी, भीम की डुगरी और महादेव डिग्री। ये सवाल हमेशा आता है साथियों। बीजक 3 डुगरी मिली है, भीम, बीजक और महादेव। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित वो अवशेष मिले। खोजकर्ता कौन है? देखिए, 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा, 1962-63 में नील रत्न बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित व्यापक स्तर उत्खनन पर। तो देख सकते हैं आप, दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में, और उत्खनन वापस खोजते हुई है दयाराम साहनी द्वारा बैराट सभ्यता की, और उत्खनन 1962-63 में नील रत्न बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित ने किया है। इस क्षेत्र से पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के अवशेष मिले हुए हैं। पाषाण काल में इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति के चिन्ह मिले। अच्छा सवाल है, देखिए, पाषाण काल में इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति के मिले। यहाँ से पाषाण काल के औजार व गुफा चित्रकारी मिली है। इस काल में संस्कृति का विस्तार दिंगारिया, भानगढ़ आदि क्षेत्रों में मिलता है। यहाँ से देखिए, इस काल की संस्कृति का विस्तार दिंगारिया व भानगढ़, बैराट क्षेत्र में ताम्र संस्कृति के अवशेष बैराट, किराडोल, चितवाड़ी, नंदलालपुरा, गणेश्वर क्षेत्र से मिलते हैं। आगे देखते हैं, 1818 में EIC ने दौलत राव सिंधिया से अजमेर को जीता। ये साथियों दूसरा सवाल आ गया है, माफ कीजिएगा, ये सैन्य बटालियन वाला आ गया था। इसके नोट्स आगे हैं, वापस बता देंगे। ये लेके राजस्थान में कांस्य सभ्यता, ये साथियों बैराट तक यही था। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करो। धन्यवाद।